हमारे दादाजी और घर की नौकरानी के बीच कुछ ऐसा रिश्ता था जो किसी से छुपा नहीं था। घर में जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे एक अनोखा राज था। ये कहानी है उन पलों की जब हर बात छुपी हुई थी और हर नज़र में कुछ कहना बाकी था। आइए जानिए उस रिश्ते की सच्चाई जो सबकी समझ से परे थी। मेरा नाम आरती है। हम सब एक ही हवेली में रहते थे। वो पुराना विशाल घर जो हमारे दादाजी की विरासत था। उस घर में कभी मेरे पिताजी और उनके दो भाई एक साथ रहते थे, लेकिन वक्त के थपेड़ों में मेरे दोनों चाचू इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब सिर्फ मेरे पिताजी ही थे और हमारे बुजुर्ग दादाजी, जिनका हुक्म उस घर में सर्वोपरि था। हमारे घर में लोगों की तादाद अच्छी खासी थी, इसलिए हर चीज भरपूर आती थी, चाहे वो खाना हो, कपड़े हो या नौकर चाकर। लेकिन उन सभी में एक नौकरानी सबसे अलग थी, स्नेहा। वह साधारण नौकरानी नहीं थी, बेहद खूबसूरत, खुद को लेकर बहुत जागरूक, और उसके अंदाज में एक रानी जैसा रुतबा था। उसका असली नाम नीता था, लेकिन उसने खुद ही उसे बदलकर स्नेहा रख लिया। उसका कहना था, इतनी हसीन लड़की का नाम नीता हो सकता है क्या? स्नेहा ही मुझ पर फबता है। हालांकि उसका ओहदा एक नौकरानी का था, लेकिन उसका बर्ताव और ठाट बाट किसी रियासत की मलिका से कम नहीं था। उसके बिगड़े हुए अंदाज के पीछे एक बड़ा कारण था, मेरे दादाजी। वह न सिर्फ उसे पसंद करते थे, बल्कि उन्होंने उसे घर के कई जरूरी कामों का जिम्मा भी सौंप रखा था। मेरे दादाजी अब इतने कमजोर हो चुके थे कि बिस्तर से उठना भी उनके लिए किसी जंग से कम नहीं था। शरीर जवाब दे चुका था, लेकिन जिंदगी की डोर अभी तक बंधी हुई थी। ऐसे में उनकी देखभाल की जिम्मेदारी स्नेहा ने अपने ऊपर ले ली थी। दवाइयाँ देना, खाना खिलाना, कमरे की सफाई करना, और जब वो अकेले हों तो उनके पास बैठकर उन्हें तसल्ली देना, ये सारे काम वही करती थी। पिताजी अक्सर झुंझलाते हुए कहते, तुम सबके होते हुए भी अगर एक नौकरानी को उनकी सेवा करनी पड़े तो फिर हमारी औलाद होने का क्या फायदा? उनकी उम्र ऐसी है कि उन्हें अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन उनके इस गुस्से के पीछे एक और डर छिपा था, दौलत का। वो कहते, कल को जब ये बूढ़ा दुनिया से चला जाएगा और अगर सारी जायदाद उस स्नेहा के नाम कर दी, तब समझ आएगा तुम लोगों को। चाचा जी अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनके बच्चे थे, और वो भी अकेले, कोई भाई नहीं था। ऐसे में पिताजी को लगता कि दादाजी की संपत्ति का बड़ा हिस्सा उन्हीं बच्चों में बढ़ जाएगा। उन्हें डर था कि कहीं खुद उनके हिस्से में कुछ न आए, और जो थोड़ा बहुत आएगा भी वह हमारी यानी उनकी दोनों बेटियों की शादी में खर्च हो जाएगा। सच कहूं तो दादाजी के पास बैठना कभी भी हमें अच्छा नहीं लगता था। उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो ज्यादातर वक्त या तो किसी और जमाने की बातें करते रहते या फिर हमें पहचानने तक से चूक जाते। ऐसी स्थिति में उनके पास बैठकर वक्त बिताना बोझ सा लगता था। क्या ही करते वहां बैठकर? लेकिन स्नेहा, वह जैसे दादाजी के साथ वक्त बिताकर खुश हो जाती थी। जब वह कमरे में होती तो वहां से अक्सर हंसी की आवाजें आती। ऐसा लगता जैसे उस कमरे में कोई अलग ही दुनिया चल रही हो। हमें तो समझ ही नहीं आता था कि इतने बीमार और बुझ चुके इंसान के साथ आखिर इतनी खुशी से कोई कैसे पेश आ सकता है। लेकिन स्नेहा कर रही थी, और अजीब बात तो ये थी कि उसके पास हर वक्त पैसे होते थे, नए कपड़े, अच्छा मोबाइल, सब कुछ। एक दिन मैं यूं ही उनके कमरे में चली गई। अंदर जो देखा उससे मैं सन रह गई। दादाजी के हाथ में मोटी गड्डी थी, कम से कम 50,000 रुपए, और वो स्नेहा की ओर बढ़ा रहे थे। मैंने तुरंत पूछा, ये क्या हो रहा है? आप इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हैं? दादाजी ने थकी सी आवाज में जवाब दिया, ये इसकी तनख्वाह है। मैंने झट से कहा, तो फिर मुझे भी पैसे दीजिए। उन्होंने मेरी ओर देखा और बड़ी बेरुखी से 1,000 का नोट थमा दिया। मैं हैरान रह गई, 1,000 में क्या आता है आजकल? स्नेहा को 50,000 और अपनी पोती को सिर्फ 1,000। उस पल मेरा दिल टूट गया। पिताजी तो हमेशा कहते थे, दादाजी के पास बैठा करो, उनका ख्याल रखो। लेकिन जब वो हमारे लिए स्नेह ही नहीं रखते तो हम अपना वक्त क्यों गंवाएं? वो अपनापन जो एक दादा से पोती को मिलना चाहिए था, कहीं खो गया था, और उसकी जगह स्नेहा ने ले ली थी। मैं चुपचाप दादाजी के कमरे से बाहर निकली, लेकिन मन में हलचल थी। जैसे ही बाहर आई तो पिताजी से आमना सामना हो गया। उन्होंने मुझे देखा और पूछा, क्या बात है? कहाँ से इस तरह घबराई हुई आ रही हो, और ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैंने हिचकिचाते हुए उन्हें अंदर की पूरी बात बता दी, कैसे दादाजी स्नेहा को पैसों की गड्डी थमा रहे थे और कह रहे थे कि ये उसकी तनख्वाह है। पिताजी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, तुमने खुद देखा? अपनी आंखों से? हाँ पापा, मैंने कहा, मैं खुद अंदर गई थी। पिताजी थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले, पहली बात,
अभी तनख्वाह देने का वक्त नहीं आया, हर महीने की 15 तारीख को ही तनख्वाह दी जाती है। और दूसरी बात, स्नेहा की सैलरी सिर्फ 15,000 है, वो भी मैं अपने हाथों से देता हूँ, तो 50,000 कहाँ से आ गए? इतना सुनते ही पिताजी का माथा ठनका और वो तेजी से दादाजी के कमरे की ओर बढ़ गए। मैं भी उनके पीछे पीछे चल दी। अंदर पहुंचते ही पिताजी ने गहरी आवाज में पूछा, बाबूजी, आपने अभी स्नेहा को 50,000 रुपए दिए हैं? दादाजी ने धीरे से सिर उठाया, आंखों में कुछ छल्लाहट थी। बोले, हाँ दिए हैं, उसकी माँ बीमार है, घर में जरूरत थी, मैंने कुछ मदद कर दी, इसमें कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? फिर उन्होंने मेरी ओर देखा और तंज कसते हुए बोले, तुम्हारी बेटी तो बड़ी जासूस निकली, छुपकर हमारे कमरे में आए और पूरे घर में खबर फैला दी। फिर लंबी सांस लेकर थोड़ी तकलीफ में बोले, मरने से पहले अगर किसी की मदद कर दी तो क्या तुम लोगों को तकलीफ हो गई? मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ, कुछ अपनी मर्जी से कर भी नहीं सकता, हर बार पैसे का हिसाब किताब चाहिए तुम लोगों को, जब तुम्हें ही मेरी जरूरत नहीं तो फिर मेरे पैसों से इतना मोह क्यों? दादाजी की बातों में दर्द था, लेकिन उनके लहजे में तलखी भी कम न थी। जब मुझे किसी से बात करनी होती है तब ना तुम लोग आते हो, न ही तुम्हारे बच्चे, तो फिर मैं क्या करूं? उनकी आवाज में शिकायत से ज्यादा तन्हाई थी। पिताजी इस पूरे मंजर से शर्मिंदा हो गए, नजरें झुकी हुई थीं। उन्होंने बस इतना कहा, आइंदा दादाजी के कमरे में जाना हो तो यूं टटोलने और सवाल जवाब करने मत जाना। वो गुस्से में दिख रहे थे और बिना कुछ और बोले सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ गए। कुछ दिन इसी खामोशी में बीते। फिर एक दिन उन्होंने मुझे अचानक अपने कमरे में बुलाया। उस वक्त मेरी छोटी बहन बाहर खेल रही थी, वह अभी बस 12 साल की थी और मेरी उम्र 20। अक्सर घर की गंभीर बातें पिताजी मुझसे ही साझा करते थे। उस दिन उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। आरती, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुझे एक जरूरी बात बतानी है, इसके बाद तुझे इस घर में हर चीज पर नजर रखनी होगी। बहुत संभल कर। मैं चौंकी, क्या बात है पापा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? उन्होंने एक पल को मेरी आंखों में देखा, फिर बोले, मुझे पूरा यकीन हो चला है कि स्नेहा कुछ गड़बड़ कर रही है, वो झूठ बोलकर दादाजी से पैसे ऐंठ रही है। मैं हैरान रह गई, आपको कैसे पता चला? पिताजी ने गहरी सांस ली और बोले, कल मैं मेडिकल स्टोर गया था, वहीं मुझे स्नेहा का भाई मिला, वही जिसका इलाज स्नेहा दादाजी से झूठ बोलकर करवा रही है। लेकिन वो तो पूरी तरह ठीक ठाक था, खुद अपनी दवाइयाँ लेने आया था और ऐसे घूम रहा था जैसे कोई चिंता ही न हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, यानी स्नेहा ने जो दादाजी को कहानी सुनाई थी सब एक झूठ था। पिताजी की बातों से मेरा माथा तो पहले ही गर्म था, लेकिन जब उन्होंने बताया कि स्नेहा के झूठ का पर्दा अब खुद ही फटने लगा है तो मैं और भी सतर्क हो गई। उन्होंने कहा, कल जब मैं मेडिकल पर गया तो वहां उसका भाई मिला। मैंने हल्के फुल्के अंदाज में उससे पूछ लिया, अब माँ कैसी हैं? तो वो चौंक गया और बोला, क्या बात कर रहे हैं आप? मेरी माँ को तो गुजरे हुए 5 साल हो गए। ये सुनकर पिताजी भी सन्न रह गए थे और अब मुझे बता रहे थे ताकि मैं इस लड़की की हरकतों पर नजर रख सकूं। आरती, ये लड़की बहुत चालाक है, उन्होंने कहा, अब तुम इस पर नजर रखना, सीधे सवाल मत करना, लेकिन हर बात को समझना। कुछ दिन बाद मेरी कॉलेज की 2 दोस्तें घर आईं। हमारे घर का माहौल, खाना, ठाट बाट सब कुछ देखकर वे अक्सर खींची चली आती थीं। मैं भी दिल खोलकर उनका स्वागत करती थी, अच्छा खाना, चाय नाश्ता और जाते वक्त रिक्शे का किराया तक दे देती थी। उस दिन हम ड्राइंग रूम में बैठे थे, हंसी मजाक चल रहा था, तभी स्नेहा वहां से गुजरी। दोस्तों की नजर उस पर पड़ी और एक बोली, ये कौन है? कोई रिश्तेदार है क्या? मैं मुस्कुराई, नहीं, ये हमारी नौकरानी है। दोनों चौंक गईं, क्या बात करती हो, नौकरानी और ये पहनावे? ये सूट देखा है तुमने? ये तो ब्रांड न्यू है, 11,000 का है। मैं चौंक गई, क्या? मैंने पूछा। एक दोस्त ने मोबाइल पर उसी सूट की तस्वीर दिखाए, वही डिजाइन, वही कलर, वही पैटर्न। अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, बहुत कम लोगों के पास पहुंचा है अभी। तुम्हारी नौकरानी कैसे पहन रही है इसे? मैं वहीं बैठी की बैठी रह गई, दिमाग में जैसे कुछ फट गया हो। हमारे घर की नौकरानी 11,000 का सूट पहन रही थी और मुझे खबर तक नहीं। वो सूट जो खुद मैंने कभी नहीं पहना था। मुझे उस पर एक झंझनाती हुई जलन महसूस हुई। वो घर में इस अंदाज में घूमती थी जैसे किसी रियासत की रानी हो, जबकि असल में उसे बस रसोई का काम सौंपा गया था। लेकिन वो किचन में खाना पकाने के बाद सीधा दादाजी के कमरे में जा बैठती थी जैसे वही उसका असली ठिकाना हो। खाना वो बेशक अच्छा बनाती थी, इस बात में दो राय नहीं थी,
लेकिन अब लगने लगा था कि उसका असली हुनर कहीं और ही था, दादाजी को रिझाने में। एक दिन खाना बनाकर वह फिर दादाजी के कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वहां से जोर जोर की हंसी की आवाजें आने लगी, इतनी तेज कि पूरे गलियारे में गूंज रही थी। मेरे दिल में अचानक खटका सा हुआ। ऐसी कौन सी बात है जो इतने हंसी ठहाके उड़ाए जा रहे हैं? क्या कोई मजाक चल रहा है या फिर कोई और रिश्ता? मैं दबे पांव दादाजी के कमरे की ओर बढ़ी। मन में शंका थी और आंखों में सवाल। मैंने बिना सोचे दरवाजा खोलना चाहा, आखिर इस घर की बेटी थी, दस्तक की जरूरत कहाँ। लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। मैं सन्न रह गई। ये कमरा तो कभी बंद नहीं किया जाता था, फिर अब क्यों? अंदर से आती स्नेहा की हंसी अब मुझे खून जला रही थी। वो हंसी नहीं, एक चुनौती थी, जैसे वो कह रही हो, तू चाहे जो कर ले, अब इस घर में मेरा राज है। मैंने फिर हल्के से दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। शायद वो इस कदर मसरूफ थी कि बाहर की दुनिया की कोई परवाह ही न थी। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी रगों का खून जम गया हो। आंखों के सामने सब घूमने लगा। मैंने फौरन पिताजी को कॉल लगाया। आवाज लड़खड़ा रही थी, लेकिन मैंने सब बता दिया। पापा, दादाजी का कमरा अंदर से बंद है और स्नेहा अंदर है, अकेली नहीं लग रही। कुछ गड़बड़ है पापा, बहुत गड़बड़। पिताजी ने मेरी बात सुनी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। माथे पर चिंता की रेखाएं और आंखों में बेचैनी साफ नजर आ रही थी। पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, उन्होंने धीरे से कहा। ऐसा न हो कि कोई बड़ा झमेला खड़ा हो जाए। ये नौकरानी अब सिर चढ़ती जा रही है। वो बिल्कुल सही कह रहे थे। स्नेहा अब एक आम नौकरानी नहीं लगती थी। उसके हाव भाव, उसकी चाल ढाल, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ किसी अंदरूनी ताकत का संकेत दे रहे थे। जैसे उसे किसी गहरे रहस्य का सहारा हो, जिसकी वजह से उसे किसी चीज का डर नहीं था। वो अब घर में ऐसे घूमती थी जैसे उसे किसी की परवाह न हो। हमें अनदेखा करना, बात बात पर टालना, और अब तो सीधा जवाब देना भी शुरू कर दिया था। एक दिन की बात है, वह रसोई में थी और मैं उससे कुछ कहने गई। मेरे हाथ से गलती से जूस का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया और फर्श पर फैल गया। मैंने स्नेहा से कहा, इसे साफ कर दो। वो बिना मेरी तरफ देखे बोली, कपड़ा वही रखा है, खुद कर लो। मेरे कदम वहीं जम गए। ये वही लड़की थी जिसे हमने काम पर रखा था, जिसे तनख्वाह मिलती थी, अब वही हमें आदेश दे रही थी। उसका लहजा ऐसा था जैसे मैं कोई आम सदस्य नहीं, बल्कि एक अजनबी हूँ। जैसे मैं उस घर की बेटी नहीं, बल्कि एक नौकर हो गई हूँ और वो अब इस घर की मालकिन बन बैठी है। गुस्से से मेरा खून खौल उठा, लेकिन उससे ज्यादा मुझे उस डर ने जकड़ लिया जो उसके पीछे छिपा था। कहीं वो कुछ जानती तो नहीं जो हम नहीं जानते। मेरी और स्नेहा की उस दिन जोरदार बहस हो गई। बात छोटी सी थी, बस एक गिलास गिर गया था, लेकिन जवाब देने का उसका अंदाज जैसे चिंगारी पर तेल गिरा हो। मैंने सख्त लहजे में कहा, जब तुम नौकर हो तो नौकर की तरह ही पेश आओ। मैंने तुम्हें साफ करने को कहा है, बहस करने को नहीं। वो बिना डरे बोली, मैं खाना बना रही हूँ, जिसने गिराया है वही साफ करे। उसका ये रूखा जवाब और हेकड़ी भरा रवैया मेरे लिए अपमान से कम नहीं था। ये लड़की हदें पार कर रही है, मैंने मन ही मन सोचा। उसने न तो गंदगी साफ की, न माफी मांगी, बल्कि अड़ गई जैसे अपनी जिद पर अड़ी हो। थोड़ी देर बाद एक चपरासी आया, जिसने वह फर्श खुद साफ किया। उसका काम नहीं था, लेकिन उसने कर दिया। मैंने भी हाथ नहीं लगाया। मुझे अब सिर्फ गुस्सा ही नहीं, जलन होने लगी थी उस लड़की से। शाम होते होते मैंने ये बात पिताजी से कह दी। अब बहुत हो गया पापा, इस नौकरानी को घर से निकालिए, ये हद से बाहर जा रही है। पिताजी ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, उन्होंने कहा, अब इसे नौकरी से निकाल ही देना चाहिए। अगले दिन उन्होंने स्नेहा को बुलाया और बड़ी नरमी से उसे इस महीने की तनख्वाह दे दी। इतना ही नहीं, अगले महीने की भी तनख्वाह हाथ में थमा दी। हम तुम्हें पहले से सूचित कर रहे हैं, उन्होंने कहा, ये तुम्हारा फुल एंड फाइनल है। वो तनख्वाह लेकर बाहर जाने के बजाय सीधा दादाजी के कमरे की तरफ मुड़ गई। मैं दादाजी से मिलकर जाना चाहती हूँ, उसने बड़ी सहजता से कहा, लेकिन मैं वहां पहले से थी। वो सो रहे हैं, मैंने उसे रोकते हुए कहा, और अब तुम उनसे मिलने की जरूरत नहीं है। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था, जैसे कुछ खो गया हो या कुछ बचाने की आखिरी कोशिश कर रही हो। लेकिन इस बार मैंने उसे कोई मौका नहीं दिया। असल में दादाजी उस वक्त सो नहीं रहे थे, लेकिन हमने स्नेहा को यही कहा। वो चौंकी नहीं, शायद जानती थी कि हम झूठ बोल रहे हैं। उसने धीमे स्वर में कहा, मेरा एक जरूरी सामान अंदर रह गया है, बस वो लेकर चली जाऊंगी। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्या चीज है? तुम बताओ,
मैं ला देती हूँ। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, नहीं, मुझे खुद ही लेना है। शायद मुझसे कोई गलती हो गई। आप लोग मुझे नौकरी से क्यों निकाल रहे हैं? वो लाख कोशिशें कर रही थी कि किसी तरह कमरे में दाखिल हो सके, लेकिन इस बार हम दोनों चट्टान की तरह खड़े थे। हमने दरवाजा नहीं खुलने दिया। अपना सामान समेटो और घर छोड़ दो, पापा ने कड़क आवाज में कहा। अब ये घर तुम्हारा नहीं है। वो एक पल को ठिठकी। उसके चेहरे पर कई जज्बात उभर कर गए, पर इस बार दरवाजा उसके लिए बंद ही रहा। वो चली गई। जैसे ही उसके कदम बाहर पड़े, हमें पहली बार लगा कि घर का माहौल कुछ हल्का हुआ है। हमने एक लंबी सांस ली, जैसे किसी दबे बोझ से राहत मिली हो। हमें ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था, मैंने पापा से कहा। बिल्कुल, उन्होंने गहरी आवाज में कहा। थी तो वो एक नौकरानी। कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। नौकर आते हैं, जाते हैं। घर उनके बिना भी चलता है, लेकिन ऐसे लोग अगर दिलो दिमाग पर छा जाएं, तो घर का सुकून छीन लेते हैं। पापा सोच में पड़ गए, फिर बोले, अब कोई और औरत ढूंढता हूँ। इस बार उम्रदराज होगी, जो सिर्फ अपना काम करे। हमें कोई हाव भाव वाली नौकरानी नहीं चाहिए। स्नेहा के जाने के बाद मैं काफी राहत महसूस कर रही थी, पर कुछ ही घंटों बाद रात होते होते दादाजी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। पिताजी ने चिंता से कहा, शायद अब उनका वक्त करीब आ गया है। सब लोग जल्दी आ जाओ दादाजी के पास। हम सब फौरन उनके कमरे में पहुंचे। उनके सिरहाने बैठकर हमने देखा कि वे कष्ट में थे और बुरी तरह से रो रहे थे, जैसे किसी गहरे दर्द ने उन्हें जकड़ लिया हो। पिताजी बार बार उनकी हालत पूछते रहे, क्या दर्द हो रहा है? आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। घर में डॉक्टर मौजूद थे, जो तुरंत स्थिति पर नजर रख रहे थे। चाचू के बच्चे भी वहां आ गए थे। सभी चारपाई के आसपास खड़े थे, बेचैनी में कुछ कह नहीं पा रहे थे। दादाजी, जो अक्सर अपने बिस्तर पर आराम से सो जाते थे, इस बार अचानक बोल पड़े। उनकी आवाज में एक गहरी बेचैनी थी। स्नेहा, वह कहाँ है? उनका बार बार यही सवाल सुनकर हम सभी स्तब्ध रह गए। चाचा ने आश्चर्य में कहा, इस समय वह तो घर पर ही होती। लेकिन पिताजी ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैंने उसे कम से निकाल दिया है। कमरे में एक अजीब सन्नाटा छा गया। सभी के मन में सवाल उमड़ रहे थे। मेरे दादाजी ने अचानक मेरे पिताजी की कलाई इतनी जोर से पकड़ ली कि सब हैरान रह गए। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, किससे पूछकर तुमने उसे घर से निकाल दिया? कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर वहीं खड़े थे, लेकिन दादाजी की नजरों में चिंता और हुकूमत दोनों साफ झलक रहे थे। उन्होंने फिर कहा, मुझे स्नेहा चाहिए, अब इसे तुरंत लेकर आओ। ये सुनकर सबके चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखी। दादाजी की बातें समझ से परे थीं, लेकिन उन्होंने अपना शोर लगातार बढ़ा दिया। रात के 1 बजे का वक्त था और दादाजी ने बार बार यही दोहराया, स्नेहा को लेकर आओ, स्नेहा को लेकर आओ। पिताजी के लिए मजबूरी बन गई। वे उस नौकरानी के घर जाकर उसे वापस लाने को तैयार हो गए। जब पिताजी वहां पहुंचे तो स्नेहा ने बड़ा नखराशुदा रवैया दिखाया। उसने कहा, मैं नहीं आऊंगी। तुम्हारा बाप मर रहा है और तुम मुझे लेने आ गए हो। ये बहुत बुरा बर्ताव है। फिर भी पिताजी ने हिम्मत दिखाते हुए उसे मनाया और वापस घर ले आए। जैसे ही स्नेहा दादाजी के कमरे में आई, दादाजी की हालत अचानक से पूरी तरह सुधर गई। वह दादाजी का हाथ पकड़कर बैठ गई और पूरा परिवार इस नज़ारे को देखकर हैरान रह गया। दादाजी को सभी ने घूरते हुए कहा, यह क्या हो रहा है हमारे घर में? इस औरत को यहाँ से निकालो। मेरे पिताजी ने कहा कि वे उस औरत को घर से निकाल चुके थे, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो सबने देखा था। उन्होंने मुझसे कहा, अब बताओ हम क्या करें? मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। दादाजी के सामने मेरी इज्जत भी दांव पर लग गई है। दादाजी की निगाहें इतनी कड़क थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं स्नेहा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, वो बेहद खुश लग रही थी। दादाजी ने तुरंत अपनी जेब से पैसे निकाले और स्नेहा को दे दिए। तुम्हारा काम कोई भी नहीं रोक सकता। मैं अभी जिंदा हूँ, मरने वाला नहीं। जो लोग चाहते हैं कि मैं चला जाऊं, उन्हें ये बात अच्छे से सुननी चाहिए। पानी सिर से ऊपर हो चुका था। अब घर के सभी लोगों को पता चल गया था कि इस घर में क्या कुछ चल रहा है। जो कुछ भी हो रहा था बिल्कुल भी सही नहीं था। मैंने सबको बताया कि जब स्नेहा दादाजी के कमरे में जाती है तो अंदर का दरवाजा भी बंद हो जाता है। ये सुनकर सबने अपने कानों पर हाथ रख लिए और कहा, लगता है दादाजी मरने से पहले हमें शर्मिंदा करवा कर ही जाएंगे। पिताजी ने कहा, तुम सब मेरी मदद करो, मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ करूँगा।
लेकिन स्नेहा की आंखों में जब वह वापस जा रही थी, जीत की एक खास चमक थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि वह फिर लौट आएगी और कोई उसे रोक नहीं सकेगा। लेकिन मैं अब हालात को अपने हाथ में लेने की ठान चुकी थी। मैंने तय किया कि मैं देखूंगी कि दादाजी के कमरे में असल में क्या हो रहा है। मैं स्नेहा के कमरे में गई और वहां से उसके कपड़े चुपके से निकाल लिए। मैंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं अपने मन में एक चालाक योजना बना चुकी थी और उसे पूरा करना चाहती थी। मुझे ये बात पिताजी को बतानी चाहिए थी, लेकिन वे मुझे कभी काम करने नहीं देते थे। इसलिए मैंने सोचा कि बहन होने के नाते मैं ही सब कुछ संभालूंगी और इस समस्या का हल निकालूंगी। जब स्नेहा किचन में व्यस्त थी, तो मैं चुपके से वहां गया और बाहर से किचन का दरवाजा बंद कर दिया। चपरासी अंकल से भी कहा कि दरवाजा मत खोलना। वे बचपन से मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन्होंने मेरी बात मान ली। मैंने स्नेहा के कपड़े पहन लिए और दादाजी के कमरे की ओर बढ़ गई। दुपट्टा थोड़ा सा हटा कर मैं वहां पहुंची। दादाजी ने मुझे देखकर तुरंत पहचान लिया कि मैं स्नेहा हूं। मैंने अंदर जाकर दरवाजा भी बंद कर दिया। दादाजी ने हंसते हुए कहा, आज तो तुम दुल्हन बनकर आ गई हो, क्या कोई खास बात है? मैंने सिर हिलाकर उनकी बात का जवाब दिया। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, दुल्हन बनने की तैयारी कर रही हो। मैं उनके कदमों के पास वाली चारपाई पर बैठ गई। उसके बाद जो कुछ भी उस कमरे में हुआ, उसे सुनकर मेरी सांसें थम गईं। दादाजी ने कहा, अरमान की दुल्हन होना, अरमान जल्दी आ जाएगा। जब मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, तभी मैं इस दुनिया से विदा लूंगा। अरमान कोई और नहीं, मेरे चाचा का बेटा था, और ऐसा लगता था कि उसका स्नेहा के साथ कुछ रिश्ता चल रहा था। ये दोनों शायद शादी करने वाले थे। दादाजी को इस बात की पूरी खबर थी कि स्नेहा इस परिवार की रानी बनने वाली है, यानी खानदान की बहू बनने वाली थी। मैं क्या कर सकती? मैंने कहा, दादाजी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अपनी आवाज थोड़ा बदली और तुरंत कमरे से बाहर आ गई। मेरी सांसें भारी थीं, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला कि मैंने क्या सुना और देखा है। मैंने फौरन कपड़े बदले और चपरासी से पूछा, क्या इसे कुछ पता चल गया? मैंने चपरासी से पूछा तो उसने कहा कि वह अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि उसे कुछ पता भी नहीं चला। मैंने चुपचाप सब कुछ किया, लेकिन किसी को कोई भनक नहीं लगी। फिर मैं पिताजी का इंतजार करने लगी और उन्हें कॉल की, लेकिन वे किसी काम में व्यस्त थे। रात को जब वे घर आए तो मैंने उनसे बहुत जरूरी बात करनी बताई। मैंने पिताजी को पूरी कहानी सुनाई तो वे भी हैरान रह गए। फिर पिताजी ने पूरे परिवार को ये बात बताई। पता चला कि चाची का बेटा अरमान ही था। उसकी मां को तो इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। फिर अरमान को बुलाया गया और सारे चाचा चाची उनके घर इकट्ठा हुए। अरमान ने साफ कह दिया कि वह इस लड़की से प्यार करता है और दादाजी को भी इस बात की जानकारी है। उसने बताया कि दादाजी ने उनकी शादी के लिए हाँ कर दी है और वसीयत भी बना दी है कि उनकी शादी होगी, चाहे वह इस दुनिया में रहे या न रहे। ये सब सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि अरमान अक्सर हमारे घर आया करता था। वह मेरे पिताजी के साथ काम संभालता था, इसलिए वह यहाँ खाने के लिए भी आता था। सभी घर वाले उससे समझाने लगे कि तुम घर की नौकरानी से शादी करोगे, क्या तुम पागल हो गए हो? लेकिन उसने पूरी जिद से कहा, वो नौकरानी हो या कुछ भी, वह बहुत खूबसूरत है और मैं उससे सच में प्यार करता हूँ। आप लोग मेरी बात नहीं बदल सकते। दादाजी भी मेरी तरफ हैं। फिर वह सीधे दादाजी से मिला और दादाजी ने अगले दिन ऐलान कर दिया कि 3 दिनों के अंदर उनकी शादी होगी। उसने कहा, मेरी जिंदगी में कोई भरोसा नहीं, मैं इस शादी को कर ही लूंगा, चाहे मैं इस दुनिया में रहूं या न रहूं। माँ और चाची दोनों इस खबर से स्तब्ध रह गईं, लेकिन उनकी शादी धूमधाम से हुई। घर सजाया गया और बड़े समारोह के साथ शादी संपन्न हुई। लेकिन उस खुशी के बीच दादाजी अचानक इस दुनिया से चले गए। हम सब बहुत दुखी थे, लेकिन फिर एक बड़ी खबर ने हम सभी को और भी परेशान कर दिया। दादाजी ने घर के एक बड़े हिस्से की संपत्ति अरमान और स्नेहा के नाम कर दी थी। ये जानकर हम सब चौंक गए, क्योंकि घर में एक ऐसा शख्स आ गया था जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी। हम अक्सर सोचते हैं कि काश हम दादाजी के साथ ज्यादा वक्त बिताते, उनकी सेवा करते। अगर हम उनके पास बैठते, उनकी बातें सुनते, तो शायद उन्हें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमें नहीं पता ये हमारी गलती थी या किसी और की, लेकिन जो भी हुआ, अरमान और स्नेहा ने अपनी किस्मत चमका ली। दादाजी भी अब हमारे साथ नहीं हैं। जायदाद से हमें जो हिस्सा मिला, बस उतना ही कि हम गुजारा कर सकें। स्नेहा और अरमान बड़ी दौलत लेकर दूसरे शहर चले गए और अब वे न हमसे मिलते हैं, न बात करते हैं। पिताजी की तबीयत भी खराब रहने लगी है,
और वह अक्सर दादाजी के कमरे में ही रहते हैं। मैं अपनी तरफ से उनका बहुत ख्याल रखती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। पिताजी कहते हैं कि उन्हें नहीं पता किसकी गलती थी, लेकिन जो हुआ वह सही नहीं था। और हमें हमेशा ये याद रहेगा कि हमारे खानदान में एक स्नेहा नाम की लड़की आई थी जिसने हमें अपमानित किया। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।